हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1B को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1B स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया है, -7 दिया है, 1, फिर यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर -a+b है। देखिए इन्हीं का हम लोगों को योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, तो जिस भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है उस संख्या के आगे का जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं। यानी कि अगर प्लस चिन्ह होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस चिन्ह होगा तो प्लस चिन्ह कर देंगे। यही उसका हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम। यानी कि संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, तो यही कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। चिन्ह को बदल देते हैं। उसी तरह से 0 का योगात्मक प्रतिलोम, तो देखिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। अब बोलेंगे कि इसके आगे का चिन्ह बदलिए, इसके आगे प्लस है तो माइनस करिए। तो देखिए हम आपको बता दें, ये जो 0 होता है ना, आप इस 0 को धनात्मक भी मान सकते हैं और इस 0 को आप ऋणात्मक भी मान सकते हैं। यानी कि 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसको आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे धनात्मक मानिए चाहे ऋणात्मक मानिए। ठीक है ना, तो ये दोनों का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो 0 है यह इस 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 1 है तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये 1 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1। वैसे अगला है -a+b, तो -a+b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बस देखिए a+b के आगे प्लस माइनस चिन्ह है तो इसके आगे प्लस चिन्ह कर देंगे, तो हो जाएगा a+b। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन है 15 × 32। अब देखिए वितरण नियम क्या है, तो जैसे a और यहाँ पे होता है b+c, तो ये हो जाता है ab + ac। इसी को हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। तो जरा देखिए यहाँ पे केवल हमको 2 ही संख्याएं दिख रही हैं, जबकि वितरण के लिए हम लोगों को 3 संख्याएं चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले इसमें परिवर्तन करेंगे, इस रूप में बनाएंगे, फिर उसके बाद जा करके हम लोग इसमें वितरण नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 × 32 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 × अब इस 32 को हम लोग 30 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ इस जैसे हो गया। अब यहाँ पे वितरण नियम लग जाएगा, तो ये जो 15 है ये 30 के भी पास चला जाएगा और ये 15 2 के भी पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 30 फिर प्लस 15 × 2। अब इसको हल कर लेंगे तो 15 का 30 में गुणा कर लेंगे तो 450, फिर प्लस 15 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 30। अब इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 480। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, अब चलिए तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा बोला है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। चलिए बहुत अच्छा है, कंसेप्ट वाला चीज है ये। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा है कि योग पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो वितरण नियम के लिए हमको 3 चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना वितरण, यही लिखा था ab + ac। तो यहाँ पे देखिए योग पर गुणा का ये वितरण नियम है, जबकि जब योग पर गुणा का वितरण नियम होता है तो ये सत्य होता है। लेकिन ये कह रहा है कि हमको दर्शाइए कि योग पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो जब योग पर योग का वितरण नियम करेंगे तो वो किस तरह का दिखेगा, तो a + b + c, ये आपके बाएं तरफ बनेगा। तो जब बाएं तरफ ये बनेगा तो दाहिने तरफ क्या बनेगा कि यही जो होगा वो इसके भी साथ चला जाएगा और यही इसके भी पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, योग का चिन्ह है ना, तो योग के चिन्ह के साथ जाएगा, यानी हो जाएगा ये आपका a + b और फिर प्लस a + c। ऐसा करके कुछ होगा योग पर योग का वितरण नियम। अब चलिए इसी को हमको दिखाना है कि इतना बराबर इतना नहीं होता है, यही हमको असत्य सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे 3 संख्याएं मान लेते हैं। तो माना 3 संख्याएं, माना 3 संख्याएं 5, 8, 11 हैं, अपने आप से हमने मान लिया। अब ला करके इसमें हम रखें तो हमको क्या दिखेगा, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं a = 5, b = 8 और c = 11। थोड़ा यहाँ पे रखने में आसानी होगा, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये आपका बनेगा a + b + c
अब यहाँ पे देखिए ए का मान रखेंगे तो 5, फिर प्लस, फिर बी का मान 8 और सी का मान 11। तो ये 11 और 8 मिल करके 19, और 19 में 5 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 24। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में इतना आ गया। अब राइट हैंड साइड में देख लीजिए, तो राइट हैंड साइड आपका है ए प्लस बी, फिर प्लस ए प्लस सी। अब मान रखते हैं तो ए का मान है 5, बी का मान 8, फिर प्लस ए का मान 5 और सी का मान 11। अब इनको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। अब देखिए लेफ्ट में 24 आया और राइट में कितना आया, 29 आया। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो जब दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है किसके, ए प्लस बी फिर प्लस ए प्लस सी के। ठीक है ना। और जब ये बराबर नहीं हो रहे हैं तो ये हैं क्या, तो ये योग पर योग का वितरण नियम है। तो फिर हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि योग पर योग का वितरण नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपका रहा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है कि दर्शाइए कि, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ए तथा बी दो पूर्णांक हैं। अब देखिए अद्वितीय का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम बोले कि दो पूर्णांक हैं, अब इन दो पूर्णांकों को आप जोड़ेंगे तो ये क्या देंगे, पूर्णांक ही देंगे। ये अद्वितीय का मतलब ये है, अद्वितीय। देखिए द्वितीय का मतलब होता है दो, और अ मतलब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दो नहीं अर्थात एक। तो अद्वितीय का मतलब क्या हो जाएगा, केवल एक, ओनली वन। ठीक है ना। अब इस ओनली वन का मतलब क्या है कि अगर आप दो पूर्णांक ले रहे हैं तो इन दो पूर्णांकों को जोड़ने पे आपको पूर्णांक ही मिलेगा। बात समझ रहे ना। ऐसा नहीं है कि आप दो पूर्णांकों को लिए और आपने उसको जोड़ा तो आपको परिमेय मिल गया, और एक बार आपने दो पूर्णांकों को लिया और आपने जोड़ा तो पूर्णांक मिल गए। यानी कि ये क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं। यानी कि अगर आप पूर्णांकों को पूर्णांकों में जोड़ेंगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा, परिमेय संख्या नहीं मिल सकता। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। और जो पूर्णांक होते हैं यह अद्वितीय होते हैं, अर्थात अगर आप पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, परिमेय संख्या नहीं मिल सकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। देख लेते हैं, अगर ए तथा बी क्या है, पूर्णांक है। तो जब दो पूर्णांक होते हैं तो ए और बी को जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, पूर्णांक ही मिलेंगे। यानी कि पूर्णांक से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है ना। या फिर आप बी में ए को जोड़ेंगे तब भी आपको क्या मिलेंगे, पूर्णांक ही मिलेंगे। अब यहाँ पे उतनी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कुछ अंक लेकर के हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पूर्णांक 3 और 7 हैं, ऐसे करके। ठीक है। अब ये 3 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक। अब जरा इनको जोड़िए तो 3 और 7 मिल करके हो जाएगा 10। अब ये 10 भी क्या है, ये भी आपका पूर्णांक ही है। ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। यानी कि जो पूर्णांकों का योग होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब यही है कि उनको जोड़ने पर वही मिलेगा। पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, आपको परिमेय संख्या नहीं मिल सकता या फिर कोई और नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। तो जो पूर्णांकों का योग होता है यह अद्वितीय होता है। चलिए ये तो चौथा कंप्लीट हुआ। अब पांचवें को देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। पांचवा है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखा है, 8 - 6, 2 - 5, फिर 1/3, -3 × -4, फिर अगला है 8/2, फिर अगला है -5 × 3, फिर लास्ट में है 3 × 5। अब इसमें बोला है कि जो आपके धन पूर्णांक हैं उनको आप बताइए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं धन पूर्णांक। जो धन पूर्णांक होंगे उसको लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखिए आप 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब वो दो धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक है। तो 8 - 6 आपके धन पूर्णांक के कैटेगरी में आ जाएंगे। वैसे ही देखिए ये 2 - 5, जब 2 में से हम 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा -3। जब -3 मिल जाएगा तो ये हमारा ऋण पूर्णांक हो जाएगा, तो ये धन पूर्णांक तो रह नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे।
अब देखिए एक में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, और वो 1/3 है क्या, वो भी हमारा धन पूर्णांक ही है। इसका मतलब 1/3 हमारा हो जाएगा धन पूर्णांक। अब देखिए -3 में -4 का गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करते हैं तो पहले चिन्ह का गुणा होता है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और 3 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 12, यानी कि हमको +12 मिल जाएगा इसको हल करने पे। इसका मतलब ये अब हमारा धन पूर्णांक है। तो ये -3 गुणे -4 ये हमारे धन पूर्णांक के कैटेगरी में आ जाएंगे। वैसे देखिए 8/2, यानी कि जब हम 2 से 8 में भाग देंगे तो हमको 4 मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा। इसका मतलब ये भी हमारा धन पूर्णांक है। वैसे यहाँ देखिए -5 गुणे 3 है, तो जब इनका गुणा करेंगे तो -15 मिलेगा। इसका मतलब ये ऋण पूर्णांक हो जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब ये 3 गुणे 5 है, 3 का गुणा करेंगे तो +15 आ जाएगा, यानी कि धन पूर्णांक होंगे। तो ये 3 गुणे 5। तो इस तरह से देखिए ये सभी के सभी क्या हैं, धन पूर्णांक है।